गाइस, अब हमारा चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर 5 में हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही बात कर रहे हैं, वो भी क्लास 12 का ही है। तो डोंट वरी, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं इसे सब। ये चैप्टर थोड़ा इजी है, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही इजी वे से कंटिन्यूटी हमारी हो जाएगी। अब देखो, इस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि सततता एवं अवकलनीयता। पहले मैंने आपसे बोला था कोई भी टॉपिक पढ़ो, या साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, उन सब टॉपिक का मतलब, कैसे वे है, क्या तरीका है, क्या प्रॉपर्टीज है, उन सबको जान लेना चाहिए। आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेसिकली हम बात कर रहे हैं आपके सततता की, कि सततता क्या चीज है या सततता क्या होती है। सततता मतलब कंटिन्यूटी, किसी चीज की कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि कोई फंक्शन है। अब कोई फंक्शन जो है वो किस प्रकार से वैरी करता है वैल्यूज को। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई मेरे पास ये मार्क है। अब इस मार्क पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एक्सिस है मेरे पास, यहाँ पर मान लो कोई एक्स एक्सिस है ना। अब एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई है मेरे पास, वाई डैश है, ठीक है। इधर भी आपका वाई डैश हो सकता है, एक्स डैश हो सकता है। सो दिस इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दैट कि एक्सिस यहाँ पर आपका मतलब होता है कि अगर यहाँ से कंटिन्यूटी शुरू हो रही है तो ये कंटिन्यूटी चलती रहती है कि नहीं। तो ये जो कंटिन्यूटी है वो आर के बराबर होती है। जैसे मान लो ये कंटिन्यूटी है, ये भी एक कंटिन्यूटी है यहाँ से। तो ये जो कंटिन्यूटी है तो ये फंक्शन पे बिलोंग करते हैं कि यहाँ कोई फंक्शन 0 होगा, यहाँ कोई फंक्शन 1 होगा, यहाँ कोई फंक्शन 2 होगा। जहाँ वो पॉइंट्स पे मिडिल करता है वहां पर कोई फंक्शन होगा कि जिस फंक्शन से वो क्या करेगा, कंटिन्यूटी की बहुत आसानी से कर सकता है। जैसे मान लो मेरे पास कंटिन्यूटी का सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक फलन फंक्शन ऑफ, पहला सततता की बात कर रहे हैं ना कि अवकलनीयता की। तो सततता पे ध्यान दें। सततता मतलब कंटिन्यूटी जहां नंबर आसानी से क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, इन विच अ सिचुएशन ऑफ अ डायग्राम इज। इसका डायग्राम इसमें आप देख सकते हो कि जो कंटिन्यूटी है, जो फंक्शन है, फंक्शन के बाद एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन, देन सेकंड फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि ये आर एफ क्या है, आर बोले तो इसमें राइट हैंड साइड है, क्या है, राइट हैंड साइड में है। ये राइट हैंड साइड का फंक्शन है और ये लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन है ना। ये राइट हैंड साइड का और ये लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन है। तो जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या कर रहा है कि जो फंक्शन ए है, जो फंक्शन डैश बी है, वो फंक्शन को ये बता रहा है कि जो इस साइड का जो फंक्शन सॉल्व किया और जो मैंने इस साइड का फंक्शन सॉल्व किया, दोनों फंक्शन दे आर इक्वल, है ना। और ये डैश का मतलब क्या है, जो डैश लगा हुआ है, जैसे मान लो मेरे पास फंक्शन है एफ, ठीक है। नॉर्मल एक फंक्शन है, फंक्शन किस चीज का है, एक्स नाम का है। बेटा फंक्शन समझ में आएगा तो ही हमें ये समझ में आएगा कि हम सततता सही से कर पा रहे नहीं कर पा रहे। क्योंकि सततता आसान तो है लेकिन बस इसकी चीजें चेक करनी पड़ती है, प्रॉपर्टीज देखनी पड़ती है कि इसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से वेरी करती है एक क्वेश्चन में, एक इक्वेशन में। कि जैसे मान लो मेरे पास ये जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन किसका है, एक्स का फंक्शन है। अब इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन करूं। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहले स्टूडेंट है तो बस डिफरेंशिएशन पहले मतलब क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि चीजों को फैलाना, यानी कि डिफरेंट मतलब अलग अलग वेव्स में फैला देते हैं, यानी वैल्यूज को जो हम ना ब्रेक कर करके बड़ा कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन का पहले साइन कैसा होता है, d/dx, है ना। देयर साइन, साइन समझ लो, एक जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो त्रिज्या है उसे r से डिनोट करते हैं, ऐसी समझ लो जो अवकलन है, अवकलन इट मीन कि जो अवकलन है डिफरेंशिएशन है, अवकलनीयता अवकलन, इसमें डिफरेंशिएशन ही कहते हैं। तो जो सिंबल है वो d/dx लगते हैं, यानी ये x क्या होता है, रिस्पेक्ट में होता है। क्या होता है, रिस्पेक्ट में होता है कि भैया रिस्पेक्ट होता है कि रिस्पेक्ट ऑफ x, यानी फंक्शन जो x का है, फंक्शन ऑफ x को कॉल करता है, फंक्शन ऑफ x को बताता है कि यहाँ पर कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन का जो नेचर होगा वो x का होगा। वो किस चीज का होगा, x का, जो ही वो वैल्यू सॉल्व कर सकता है। तो ये जो फंक्शन है उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ अगर dx लिख देंगे तो जब डिफरेंशिएशन होगा तो कुछ ना कुछ नया आएगा वैल्यू, समथिंग न्यू। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन कैसे करा जाता है और कैसे सॉल्व होता है, कैसे वैल्यूज आती है, बहुत इजी होता है इसमें करना। तो जो फंक्शन है वो डैश लग गया, इट्स मीन कि वो जो फंक्शन है हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने में f डैश x हो गया। तो ये वैल्यूज होगी हमारी, ये हमारी वैल्यूज होगी अवकलन की, है ना। तो अब देखो इसमें क्या है कि हमने डैश हमने समझ लिया कि डैश क्यों लगा है, क्योंकि ये इसका अवकलन हुआ है, देन ये सॉल्व हो गया है। सेकंड बात करते हैं अवकलन गुणांक एवं अवकलज की परिभाषा क्या चीज है। अगर मान लो y एक फंक्शन है और y एक फंक्शन को कैरी कर रहा है, फंक्शन को ले रहा है, तो जब वो x के सापेक्ष होगा तो y का अवकलन जो है उसके गुणांक के बराबर होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास ये फंक्शन है, जैसे मान लो मैंने d/dx लगाया,
तो ये फॉर्मूला याद रखना, प्रथम नियम रूल होता है ये कि जिसमें h जो लिमिट है इसे लिमिट पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, लिमिट। तो लिमिट क्या चीज होती है कि एक लिमिट का मतलब होता है कि जैसे मान लो मेरे पास ये फंक्शन है, सपोज मेरे पास ये लाइन है, अब इस लाइन पे कोई फंक्शन घूम रहा है ना, अब इस लाइन पे कोई फंक्शन है, उसकी कंटिन्यूटी बताता है कि ये कंटिन्यूटी है भाई, यहाँ पर कोई फंक्शन f0 है, यहाँ फंक्शन आपका f यहाँ भी फंक्शन नहीं है, मान लीजिए यहाँ फंक्शन है तो f1 है, यहाँ फंक्शन f2 है, तो ये जो f1 f2 ये x है, ये क्या है, वैल्यू ऑफ x है। तो देख लो वैल्यू ऑफ x बार बार चेंज हो रही है हर एक कंटिन्यूटी पे, कि यहाँ वैल्यू कंटिन्यूटी चेंज हुई, फिर यहाँ चेंज हो गई, बट वहाँ वैल्यूज के नए नए रूल्स देखने पड़े, नए नए तरीके देखे, तो हमने लिमिट बांधी कि भाई यहाँ से आप यहाँ तक सॉल्व करिए, तो ये इसकी लिमिट हो गई। ये चीज़ क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है। कि लिमिट मतलब एक फिक्स कर दिया भाई, आप अब 0 से स्टार्ट करोगे देन 2 तक जाओगे, जैसे यहाँ लिमिट कितना है, 0 से स्टार्टिंग है, एंडिंग नहीं है, बट यहाँ 0 से स्टार्ट है भाई, 0 से स्टार्ट किया, कभी हो सकता है लिमिट यहाँ 2 हो, लिमिट 3 हो, पाई भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लिमिट है जहां से स्टार्टेड होता है, जहां स्टार्ट किया जाता है, उसके लिए आपको ये फंक्शन लिखना पड़ता है। कि जैसे मान लो मेरे पास ये फंक्शन जो है 0 पे ले लिया मैंने, है ना, अब मान लो अगर मेरा मन करता है 2 पे लेने का, तो यहाँ लिमिट कितना लिखूंगा, h एक्सपेंडिंग टू 2, दैट्स इट। मतलब मैंने स्टार्ट 2 से किया, तो मैंने वो फंक्शन लगाया, वो किसके लिए लगाया, 2 के लिए लगाया। वैसे ही फंक्शन यहाँ किसके लिए लगाया हमने, 0 के लिए लगाया, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस fx फंक्शन और नॉर्मल h, तो ये मैं आपको सब सवाल कराऊंगा तो आपको डीपली समझ में आ जाएगा कि हाँ h की वैल्यू क्या रखनी है। कभी भी h की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते। किसी भी सवाल में एक पॉइंट अपने माइंड में फिक्स कर लो, और खासकर इस वाले इक्वेशन में तो फिक्स कर लो, किसी भी सवाल में अगर नीचे 0 आता है, कहाँ जेटा 0 आता है, नीचे, तो वो सवाल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, कोई इसका आंसर ही नहीं होता है। तो इट्स मीन कभी भी ध्यान रखना इस बात का कि जो भी इसका आंसर होगा वो डिपेंड करेगा, उसकी वैल्यू कभी भी नीचे 0 नहीं आनी चाहिए, उसकी वैल्यू हमेशा, अब यहाँ पर हम लोग अकर करके चेंज करेंगे, जिसके वजह से चेंज होने से जिसकी लिमिट नीचे 0 ना आए। तो इस कंडीशन को ध्यान रखना, माइंड में फिक्स कर लो। किसी भी सवाल, कोई भी आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, उस सवाल के नीचे अगर 0 आ जाता है, ऊपर आ जाए तो डजंट नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना कोई इशू होता है। अगर ऊपर 0 करता है, अगर आप नीचे कोई भी नंबर हो x वगैरह, तो इनका डिवाइड अगर इसमें करेंगे तो आंसर में 0 मिलता है। बट कभी भी अगर आपका नीचे है और कोई बच्चा अचानक से सडनली कह देता है कि सर 1 में से 0 में से डिवाइड देंगे नहीं सकते, तो इसका आंसर 0 आएगा, ऐसा नहीं है। इसका आंसर कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता, इसका आंसर इंफिनिटी होता है, इसका कोई आंसर ही नहीं होता है। तो ध्यान रखें, कभी भी किसी सवाल में नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो ये लिमिट की क्या बात थी, हमारी लिमिट की बात होने के बाद अवकलनीयता की अब बात कर लेते हैं। कि लिमिट तो हमें समझ में आ गया कि भैया कोई लिमिट होता है, कोई फंक्शन होता है जो स्टार्ट होता है, अब वो कोई भी वैल्यू पे स्टार्ट हो सकता है। अब जैसे मान लो मैं अवकलनीयता की बात करता हूँ, तो अवकलन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको दिख रहे होंगे। सी, अगर ये सी कांस्टेंट है, यहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है आपकी, कभी आप घबरा जाओ कि क्या है सी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोले तो जैसे 1 2 3 4 नंबर ऑफ वैल्यू, अगर वैल्यू आ गई आपकी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर x की पावर n है तो x की पावर n है तो n बाहर कर देंगे इसका, तो x में से एक पावर माइनस कर देंगे, जो वैल्यू n है हमारी उसमें से एक पावर क्या कर लेंगे, -1 कर लेंगे। देन e की पावर x का सेम एज इट इज e की पावर x ही आती है, ये एक वेरिएबल है, कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है इनमें। सो log x का क्या है, 1/x है, देन log x का 1/x है, तो a की पावर x का क्या है, a की पावर x log बेस e a, ये है आपका मेथड, फॉर्मूला है ये आपका। उसके बाद आप sin x की बात करें तो cos x होता है, cos का माइनस साइन होता है, माइनस का ध्यान ज़्यादा देना, और tan x का sec x स्क्वायर x होता है, cot का cos x स्क्वायर x होता है, sec का cos sec x into tan x होता है। अब एक चीज और भी है, अगर मान लीजिए सी टाइप का है तो माइनस लगेगा, देखो सी टाइप का है तो माइनस लगेगा, इस बात को पॉइंट ऑफ व्यू अपने माइंड में रख लेना, मान करने के लिए। देखो ये सी टाइप का है ना, कॉसेक सी टाइप का है तो माइनस लग रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है लर्न करने का कि जो हमारा नेचर है वो माइनस और प्लस चीज़ों को बहुत जल्दी मिस्टेक ना हो जाए। अब जैसे मान लो मेरे पास दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन, मैंने एक फंक्शन b मान रखा है, एक फंक्शन u मान रखा है। इन दोनों फंक्शन इनटू फंक्शन में तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले b बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग इसका u का, ओके। देन हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, इसमें प्लस आएगा। उसके बाद अब जैसे मैंने डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन कब होता है, जब वो इसके इधर लिखा होता है, पहले लिखा हो तो नहीं होगा, इसके जैसे पहले लिखा है ना तो इसका अवकलन नहीं होगा। अवकलन किसका होगा, जो भी इस फंक्शन u वाला होगा उसका होगा। इस बार u बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बेटा, v का हो जाएगा। यानी कि पहले अब एक बार u का होगा, एक बार v का होगा, लेकिन बाकी दोनों ये पोर्शन
बाहर लिखे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब एक बार अगर मान लीजिए सपोज ये तो चलो इनटू में था फंक्शन, अब ये बटे में फंक्शन आ गया, तो मान लो ऊपर कोई फंक्शन हुआ, नीचे कोई फंक्शन हुआ और उसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ा। तो जब डिफरेंशिएशन निकाला जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मान लीजिए मैंने v पहले लिख लिया, अब v पहले लिख लिया तो d/dx u है ना, फिर माइनस क्या होगा, माइनस यहाँ पर आपका आ जाएगा u और d/dx क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका v, माइनस आता है इस फॉर्मूले में, और अपॉन ये जो नीचे वाला है ना बेटा इसका स्क्वायर लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसका स्क्वायर। तो इस बात का ध्यान रखना, फिर बहुत इजी है ये भी फॉर्मूला आपको लर्न करना है। मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी, कैसे कैसे रखी जाएंगी वैल्यूज और कैसे सॉल्व होगा, डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो भी चीज। तो उसके बाद हम लोग साइन इनवर्स x की बात करें तो 1/1 - x², और cos की बात करें तो 1 - x² हो जाएगा, फिर tan का ये है, फिर cot का है, फिर आपका cos है। तो इनका यूज करके हम लोग लिमिट को सॉल्व करेंगे, और बेसिकली ये चैप्टर बहुत इजी है, इस बात का ध्यान रखना। और ये फंक्शन जो है आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये फंक्शन कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, मैं बताऊंगा। और इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जस्ट अभी इसके न्यूमेरिकल देखोगे तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। तो ध्यान रहे, लिमिट का फंक्शन होता है, उसकी लिमिट कैसे चेक करते हैं, 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, उसकी लिमिट फिक्स कर दी जाएगी कि हाँ ये लिमिट है। तो ये लिमिट की जो है वो कंटिन्यूटी बताती है कि यार इसकी कंटिन्यूटी यहाँ से स्टार्ट हुए, देन यहाँ गया, फिर देन यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ गया। ओके, तो बहुत ईजी है, देखते हैं आगे। देखो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करेंगे तो ही जल्दी आएंगे आंसर्स करेंगे क्वेश्चंस ना, अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले देखो इस वाले क्वेश्चन को नोटिस करिए। इस वाले क्वेश्चन में हमें दिख रहा होगा फंक्शन दे रहा है। अब देखो ध्यान से यार, ये 4 - x, यदि x इज ग्रेटर देन 0, x लेस देन मतलब 0 दे रखा है, वैल्यूज दे रखी है आपको, ठीक है। x की वैल्यू छोटी है 0 से, यहाँ तक, यानी कि 0 क्या है, एक ग्रेटर देन वैल्यू है, यहाँ पर 0 क्या है, यहाँ x ग्रेटर देन है 0 से, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जो है बड़ी है। तो x की जब वैल्यू बड़ी होगी तो ये वाला फंक्शन लेंगे, जब x की वैल्यू छोटी होगी तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट है, बस 2 ही कॉन्सेप्ट को पूरा फुल्ली आराम से समझना, और एक ही बार में इसका आंसर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए मैंने फंक्शन ले लिया, अब मैं पढ़ रहा हूँ राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड पढ़ रहे होते हैं तो जो वैल्यूज होती है वो हमारी कैसी आती है, लाइक x एक्सपेंडिंग टू 0+, है ना। लिमिट्स कैसी है हमारी, 0 से स्टार्ट है, तो यानी 0++ लेंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि हम किसका ले रहे हैं, राइट हैंड साइड का। अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड का लेना था, मतलब LHS, मैंने फंक्शन ले लिया, और फंक्शन जो है x एक्सपेंडिंग टू 0-, ये वैल्यू बड़ी के लिए बताएगा और ये वैल्यू कम के लिए बताएगा, है ना। इस बात को नोटिस करना। अब देखो इसके बाद मैं इसको फिर सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे लिमिट ले लिया मैंने, अब लिमिट लूंगा, लिमिट x एक्सपेंडिंग टू 0+ फंक्शन, लिमिट दोनों साथ सॉल्व कर रहा हूँ तो आराम से देख सकते हो आप, माइनस फंक्शन, दैट्स इट। तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन सिर्फ इतना है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देयर इज लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है, देयर इज लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग यही चीज चेक कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, कि जैसे मान लो मेरे पास ये फंक्शन है, अब इसी लिमिट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो लिमिट जो है, अब मैं सिर्फ 0 दिखाऊंगा, और जो ये फंक्शन है प्लस वाला, यानी कि x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 0 से, तो x की वैल्यू बड़ी किससे है, इधर x की वैल्यू बड़ी है, यहाँ किससे, 0 से, तो कितनी वैल्यू है, x, है ना। तो यहाँ लिमिट अगर मैं हटाऊंगा, जैसे मान लो मुझे लिमिट हटाना है कि भैया जहाँ x है वहाँ क्या रखना है हमें 0, तो मैं x की जगह पे क्या रख दूंगा 0, बात खत्म, इतने से। इसके बाद बात करेंगे किस चीज की, इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मान लो मैंने ये लिमिट ले लिया और लिमिट की जो वैल्यू है वो 0 माइनस था, इसमें माइनस नहीं दिखाएंगे, केवल ये बता देंगे कि जो माइनस है फंक्शन है, यानी कि x की वैल्यू कम होनी चाहिए 0 से, तो यानी कि कम क्या है 4 - x, तो 4 - x। अब जहां x है, अब मैं लिमिट रखना चाहता हूं, तो जहां x है वहां क्या रखना है मुझे 0, तो 4 - 0 क्या हो जाएगा 4। तो क्या देख रहे हो, ये 4 आया है और इसका लेफ्ट, तो क्या मेरा राइट हैंड साइड जो है और लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरा वो बराबर आया है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है या क्या आ रहा है 0, तो दिस इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, कैसे, फंक्शन के रूप में भी लिख सकता हूँ कि फंक्शन जो है x एक्सपेंडिंग टू 0+ का नॉट इक्वल टू x फंक्शन ऑफ लिमिट इज माइनस, ओके। सेम एक बार क्वेश्चन हम वहां भी करके देखते हैं, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि इस वाले क्वेश्चन को
और डीपली नॉलेज हो जाए। जैसे मान लो सबसे पहली बात और अहम बात ये है कि जो फंक्शन देख लो, फंक्शन की लिमिट्स देख लो। ओके, यहाँ x की वैल्यू कम है, पाई की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ x की वैल्यू ज्यादा है, पाई की वैल्यू कम है। ऐसे मतलब जिसकी और मुंह खुला होता है ना बेटा, जिसकी और मुंह खुला होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। दैट्स इट। कभी कभार बच्चे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जिसकी और मुंह खुला रहेगा वो वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप देखो इसमें ध्यान से गौर से, बहुत ज्यादा डीपली सिंपल है कि मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, मैंने पहले राइट लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, दैट्स इट। उसके बाद आप क्या लोगे, लिमिट लोगे, सीधे लिमिट ले लिया आपने। लिमिट कहां से स्टार्ट हो रहा है, पाई से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज कंफर्म कर देना चाहता हूं कि सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं कि जल्दी सवाल करते हैं तो मिस्टेक हो जाती है कि सबसे पहले हमें लिमिट हमेशा जीरो होनी चाहिए। इस बात का माइंड में सबसे पहले जिक्र होना चाहिए कि जो अगर हम लिमिट लेंगे, जैसे मान लो ये प्लस के लिए या माइनस के लिए, तो ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन जो है, मुझे सबसे पहले इस लिमिट को क्या करना है, जीरो करना है। तो इसी मेथड को आपको सबसे ज्यादा समझना है, क्योंकि ये मेथड आपके समझ में आ गया तो इजीली आप ये कर सकते हो। जैसे मैं मानना चाहता हूँ कि मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मेरा h है उसको मैं जीरो मानता हूँ, अपने मन से मैंने ले लिया x, मैंने एक फॉर्मूला लिया। फॉर्मूला क्या था, देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को। जैसे मान लो मेरे पास ये x है, बराबर मैंने a प्लस h ले लिया। क्या ले लिया, a प्लस h। तो बहुत गौर समझना है, ये बच्चे बहुत जल्दी डीपली नहीं समझ पाते हैं। सपोज मेरे पाई का वैल्यू, और मैंने बोला कि भैया x की जो वैल्यू है मेरा a है, यानी x की वैल्यू क्या है, पाई। तो a की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, पाई। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, पाई आ गई पाई, है ना। अब ध्यान से देखो, जहां मैं, अब मान लो a को मैं उधर भेज दूं, तो यानी कि x माइनस a इक्वल टू h, यानी x की मान क्या है, पाई है, और a का मान भी क्या है मेरे पास, पाई है। गौर से देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। पाई है तो h, तो पाई में से पाई क्या हो जाएगा, जीरो। तो h बराबर क्या आएगा मेरे पास, जीरो। देखो मिल गई लिमिट। यही चीज आपको कई सारे बच्चों को यही नोटिस नहीं आ पाता कि लिमिट जीरो करे तो करे क्या चीज। तो पहले x इक्वल टू a प्लस h लिख लो, आराम से इजीली तरीके से लिख लो। लिखने के बाद अब तुमने बोल दिया कि उससे की कंडीशन ये बोल दी कि भाई x की जो वैल्यू वो a है, तो a की वैल्यू कितनी आ गया, पाई। क्यों, क्योंकि जो x की वैल्यू है ना वो पाई थी, वो वही पाई वैल्यू जो है हमने यहाँ पुट कर दी। यहाँ पर मुझे x की वैल्यू क्या दे रहा है, पाई दे रहा है, यानी कि x इक्वल टू पाई वैल्यू है। बोला है ना x इक्वल टू, ये नीचे जो निशान लगा हुआ है इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों का लगा हुआ है ना। तो अब ये पाई जब वैल्यू दे दी मेरे पास, तो ये जो वैल्यू है, अब मैं एक्सपेंडिंग टू h जीरो रख सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे इसी चीज को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जैसे लिमिट h एक्सपेंडिंग टू जीरो, बहुत इजीली लिख लिया मैंने। h एक्सपेंडिंग टू जीरो अगर मैंने लिख लिया, तो आप बोलो सर x क्या होगा, h होगा क्या, नहीं, x आपने क्या माना था, a प्लस h, तो यहाँ a प्लस h आ जाएगा। अच्छा, ऐसे पिछले वाले वीडियोस में हमने मैथ्स में पढ़ा था FOGO GOF करके, तो जो फंक्शन f का था वो g में जा रहा था, जो फंक्शन g का था वो f में जा रहा था। पिछले वीडियो में आप देख लो, अच्छे से समझ लो इस चीज को। आप देख लो यहाँ पर फंक्शन क्या है, x का ये है, तो जीरो लिमिट है, और वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हम लोग क्या चीज बात करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो यानी कि x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, आप बोलोगे सर क्या लिमिट चेंज नहीं होगी, मतलब अब तो हम चेक भी नहीं कर पाएंगे भैया कि यहाँ वैल्यू जीरो कर दी सर आपने, और यहाँ फंक्शन आपने ये ले लिया, तो अब तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है ना। बट ऐसा कोई कैरेज नहीं है। यहाँ पर अगर प्लस है, इससे पहले आपने पाई को डिनोट किया था, तो यहाँ जो a है वो क्या है, वो वहां पर a क्या है हमारे पास, पाई है ना। तो यहाँ a की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, पाई रख सकता हूँ। वैल्यू क्या रखूंगा मैं, cos की। तो यहाँ मैं लिमिट h एक्सपेंडिंग टू जीरो, अब यहाँ प्लस नहीं लगाऊंगा, यहाँ लिखूंगा सिर्फ cos, x की जगह पे क्या लिखूंगा, पाई प्लस h, यानी कि cos 180 थीटा प्लस h लिखूंगा। तो cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा क्या होता है हमारा, cos ही रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब 180 प्लस थीटा यानी कि h ओनली, लिमिट h एक्सपेंडिंग टू जीरो, अब जीरो रख सकते हो। तो cos जीरो, तो cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। पहले यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक क्लियर होने के बाद सेम टू सेम इसी चीज को हम लोग यहां भी करेंगे। वैल्यू चेक करेंगे फंक्शन को, जैसे मान लो मेरे पास लिमिट है h एक्सपेंडिंग टू जीरो माइनस फंक्शन ऑफ पाई प्लस h, है ना। तो यानी कि फंक्शन जो है मेरे पास लिमिट, यानी कि h एक्सपेंडिंग टू जीरो, यानी कि k x की जगह पे मैं लिखूंगा सिर्फ ये पाई, क्योंकि ये फंक्शन x का है। ये जो फंक्शन है वो किस चीज का है, x का तो है,
तो ये जो फंक्शन जहाँ x दिखेगा मैं वही तो लिखूंगा, ये चीज़। तो h पाई माई प्लस h हो जाएगा यहाँ, उसके बाद +1 है मेरे पास वैल्यू, तो उसके बाद बस सब जैसे आप लिमिट रख सकते हो या k की मल्टीप्लिकेशन कर दो, k पाई प्लस के h प्लस 1, तो लिमिट h एक्सपेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि h 0 रख दोगे तो माइनस रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो h 0 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा पोर्शन, तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास k पाई प्लस 1। तो देखो ध्यान से ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दे आर डिफरेंट है ना, तो हमारी इसकी भी वैल्यू नहीं निकली, और हम बता देना चाहते हैं कि जो लिमिट है वो राइट हैंड साइड जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड साइड के। ओके, तो आगे और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, कि जितना ज़्यादा हो सके इस क्वेश्चन को हम और करेंगे। और तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पहले हमने सतता पे देख लिया था, लिमिट्स पे देख लिया सवाल, अब हम लोग अवकलन पे देख रहे हैं कि अवकलन पे सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। अवकलन बहुत सिंपल होता है, थोड़ा सा नजर लगाओ तो अच्छे से हो जाएगा। फॉर्मूला जो मैंने लिखा है उसको प्लीज़ आप लोग लर्न कर लें, जिससे कि आपको आसानी हो सवाल करने में। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका d/dx निकालना है, जब निकाल लें तो जब उसकी वैल्यू आपको क्या रख देनी है, x पाई/3 रख देनी है लास्ट में। तो सबसे पहले इस y जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ उतार रहा हूँ, y इक्वल टू log sin x प्लस tan x लिख रहा हूँ। अब मैं लिखूंगा इन दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, क्या लिखूंगा, दोनों पक्षों में अवकलन दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। अब दोनों पक्षों में अवकलन करने का मतलब क्या है कि मैं dy/dx, आपको पता है ना कि सबसे पहले सिंबल क्या लगाते हैं, ये बगल में क्या है इसके y है, d/dx log sin x प्लस d/dx tan x। देखिए वेरी इजी। अब कैसे सॉल्व किया, देखो dy/dx तो ऐसे क्या ऐसे ही रहेगा, इसका तो कोई नेचर नहीं है, लेकिन log के बाद देखो ये x होता है। याद करो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था, चूंकि आपको मैं फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, चूंकि d/dx log x होता है तो क्या होता है इसका 1/x, ये तो होता था। तो ये जो चीज़ है 1/x, यहाँ पर अभी x क्या चीज़ है, यहाँ x आपकी अभी 1 है, x क्या है यहाँ पर साइन है, 1/sin, तो क्या लिखेंगे 1/sin, क्योंकि ये x भी पूरा इसके लिए फिलहाल, तो x क्या आएगा sin x। फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, जब एक बार इसका हम इस लॉग का कर लेंगे तो लॉग के बाद किसका करेंगे, साइन का, क्योंकि समाकलन जब करते हैं तो अवकलन जब करते हैं तो पहले लॉग का करने के बाद फिर साइन का करेंगे, ठीक है। अब देखो फिर साइन एक्स का करेंगे, तो साइन एक्स प्लस tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है ना। अब जैसे मान लो dy/dx इक्वल टू 1/sin x है ना, अब sin x का क्या हो गया, cos x, ठीक है, प्लस sec स्क्वायर x, तो dy/dx तो sin अपॉन cos क्या हो गया, सॉरी cos अपॉन sin क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, प्लस sec स्क्वायर x, ये तो चीज़ है। अब ये जो वैल्यू आ गई है हमने अपना डिफरेंशिएशन कर दिया, sin अपॉन cos क्या हो गया, tan हो गया, sec स्क्वायर x। आपको ये लर्न करना होगा कि sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। अब वैल्यू की बात करते हैं। अब वैल्यू रखना है कि यहाँ से उठाकर हमें वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रखने के लिए x की वैल्यू रखनी है, तो मैं जो डिफरेंशिएशन है मैं थोड़ी देर के लिए इसको वैल्यू 0 मान लूँगा। अब मुझे x की वैल्यू जो है x इक्वल टू π/3 रखना है, ठीक है। सो tan π/3 प्लस sec स्क्वायर π/3, π/3 का 60 का मतलब होता है, तो इसका 60 का मान 1/3 और इसका मान कितना है 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, 1/3, अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे आप इतना करके आंसर कर सकते हैं, सिंपल है। अब हम उस वाले क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ते हैं, जिससे कि और समझ में आया अवकलन के और कैसे कैसे फॉर्मूले लगा करके यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। तो यही समझिए इस क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं नीचे। अच्छा, अब आप सोचोगे सर इसका अवकलन कैसे करेंगे, ये तो x की पावर x इंटू कॉस एक्स है ना। तो ऐसे सवाल में पावर की भी पावर अगर x हो, क्या चीज़, पावर की अगर पावर x हो तो हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन से पहले क्या करेंगे, लॉग लेंगे, क्या लेंगे, लॉग।
लॉग क्या करता है, जैसे मैंने ले लूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा, मैं लिख भी देता हूँ, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लेने पर, लॉग लेने पर, तो मैं यहाँ लॉग y लिख सकता हूँ, फिर मैं लॉग x की पावर x cos x लिख सकता हूँ। अब जानते हो लॉग की पावर अगर कोई पावर में हो तो उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, ये पावर में लिखी जाती है, जैसे x cos x log x ऐसे लिखते हैं। आप बोलोगे ऐसे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि log अगर m/n हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू log, यानी कि m की पावर n, क्या पावर n बेटा, तो पावर को नोटिस करेंगे तो पावर जो है n है, तो जो पावर है वो बाहर आ जाती है n, और फिर log m लिखा जाता है। जैसे मैंने ये पावर जो थी मेरे पास, ये चीज़ ये मैंने कहाँ लिख दी, बाहर, यानी कि जैसे n लिखा है, जैसे पावर था ये बाहर लिखा मैंने, ठीक है, ध्यान रहे छोटी चीज़ का नोटिस। अब d/dx लगा दो, सीधी सी बात है, दोनों पक्षों करने पर, सो d/dx log y, d/dx x cos x log x। अब आप देखो x एक अलग चीज़ है, cos एक अलग चीज़ है, log एक अलग चीज़ है, तो मैं इन दोनों को एक मान लूँगा और इसको अलग मान लूँगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, log d/dx log y का 1/y आ जाएगा बाहर, क्योंकि log y का यानी अगर log x की हुआ तो भी हमारा यही आता है, फिर फर्स्ट क्या आ जाएगा dy/dx, क्योंकि ये पूरी तरह से y सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि x है। उसके बाद अब देखो, मैंने आपको याद करूँ, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था v × u का, पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हो, तो मैं एक बार फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। मान लो आपके पास d/dx हो और v और u हो, है ना, तो ध्यान से देखो कैसे कैसे करते हैं, पहले v बाहर d/dx किसका, u का, प्लस u बाहर d/dx किसका, v का, ये तो फॉर्मूला था। अब देखो v बाहर यानी पहला वाला ये है, x cos x बाहर कर लिया मैंने, लेकिन सिंपल है, d/dx किसका होगा, log x का, उसके बाद प्लस, फिर मैं किसका करूँगा, log x बाहर d/dx किसका, x × cos x का, ठीक है, x × cos x। सो अब बेसिकली सॉल्व करते हैं, 1/y dy/dx = x cos x, तो ऐसी रहेगी क्योंकि ये तो सॉल्व होने से रहा, क्योंकि ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी क्योंकि बाहर है, जो इसके अंदर लिखा होता है पीछे की ओर उसका सॉल्व होता है, तो log x का क्या हो जाएगा, 1/x नीचे आ जाएगा, फिर आएगा प्लस log x, ये भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये बाहर है, सॉल्व किसका होगा, इसका। अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ मैं यार एक इंटू में और भी है, फिर दोबारा इंटू वाला फंक्शन लगेगा इसमें, कैसे लगेगा, इंटू वाला, तो कैसे लगेंगे, देखो ब्रैकेट लगा दिया, x बाहर d/dx cos x हो जाएगा, है ना, फिर प्लस cos x बाहर, फिर d/dx हो जाएगा यहाँ नीचे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो, अब जैसे मान लो मेरे पास, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, x बाहर cos x से क्या होता है sin x, वो भी किसका, माइनस का, है ना, प्लस dx, देखो अब d/dx आ गया ना, तो ये d/dx तो इनसे कट गया, तो ये cos x हो गया, बाकी log तो आपका है ही है ये चीज़, तो उसके बाद x cos x con x प्लस बाकी ऐसे चीज सब कुछ उतार दो, बस अब dy/dx ऐसे करके इसको y को तो भेज दो, y इधर ही भेज दो, ब्रैकेट लगा दो बढ़िया तरीके से, x cos x con x। अगर आप पेपर में इतना भी कर देते, मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपका आंसर गलत नहीं जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, तो डोंट वरी, है ना, और log x आ जाएगा। ओके, थैंक यू, आगे देखते हैं।